ओके, चैप्टर नंबर 18 का मेरे पास ये लेक्चर नंबर 1 है, मतलब चैप्टर 18 का लेक्चर 1। अब इस लेक्चर में भी मैं आप लोगों से सबसे पहले क्या बात करूँगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। चैप्टर नंबर 18 का जो नाम है मेरे पास, वो चैप्टर का नाम वो ये रहा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। चैप्टर का नाम मेरे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैंने नाम तो लिख दिया। अब आप सोचोगे सर स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं स्पेक्ट्रा की बात नहीं करूंगा, बल्कि आज का जो लेक्चर है मैं उस एटॉमिक लव्स में से भी सिर्फ जो बात करूंगा वो एटम से मुतालिक बात करूंगा। यानी अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो बात क्या करना चाह रहा हूँ, एटम के मुतालिक। बेटा तमाम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा ज़रूर होगा। एटम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं आप लोग को याद होगा। सर एटम में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एटम में मौजूद होता है प्रोटॉन। एटम में क्या होता है, आप बोलेंगे सर एटम में मौजूद होता है न्यूट्रॉन। मैं बोलूँगा बेटा एटम में और क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एटम में मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम में मौजूद है प्रोटॉन, एटम में मौजूद है न्यूट्रॉन, एटम में मौजूद है कौन, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा जी सर, ये बात तो सही है, ये बात तो हमें पता है। सर आपको पता है ये बात पहले बताई किसने थी, ये पहले बात बताई थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड की बात को फिर मजीद एक्सप्लेन किया था नील बॉहर ने। अच्छा, नील बॉहर ने ये सारी बातें कब करी थी, जरा मैं आपको बताऊं। नील बॉहर ने ये सारी बातें नील बॉहर ने सारी बातें करी थी ये 1913 के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। नील बॉहर ने ये सारी बातें करी थी 1913 में, 1913 में। अच्छा, अब आपको और क्या क्या बातें पता है, जरा मैं आप लोगों से पूछूं तो सही। सर प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सर प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। मैं आपसे बोलूंगा अच्छा बेटा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कौन सा, नेगेटिव। यानी प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कैसा, नेगेटिव। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो पता है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या एटम का साइज देखा है। एटम का साइज अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एटम का साइज कितना है, तो आप लोग बोलेंगे सर एटम का साइज जो है, अब मैं आपको आइडिया कराता हूँ। बेटा अगर मैं एक छोटा सा डॉट लगा रहा हूँ ना, ये डॉट ब्लू कलर का, ये डॉट आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा डॉट एक बना हुआ है, ये डॉट जो नजर आ रहा है, इस डॉट के अंदर भी आपके पास कम से कम जो है ना थाउजेंड्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं। कितने, थाउजेंड्स ऑफ एटम इस छोटे से डॉट के अंदर मौजूद है। अब आप इमेजिन कर सकते हो एटम का साइज इतना छोटा है कि इतने छोटे 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 हजार एटमों को मिलाएंगे तो ये डॉट बनेगा। अब इमेजिन करो एक छोटे से डॉट में कितने एटम मौजूद होंगे। अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या आपने एटम को देखा है, आप बोलेंगे सर नहीं। मैं आपसे बोलूं बेटा आपने प्रोटॉन को देखा है, आप बोलेंगे सर नहीं। मैं आपसे बोलूं बेटा आपने न्यूट्रॉन को देखा है, आप बोलेंगे सर नहीं। मैं आपसे बोलूंगा बेटा आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है, आप बोलेंगे सर नहीं। मतलब आपने किसी भी चीज को नहीं देखा, आंखों से किसी ने भी नहीं देखा, सर सिर्फ बातें हमने सुनी है। अच्छा मजे की बात, इन तमाम बातों को नील बॉहर ने भी नहीं देखा, मैंने क्रॉस कर दिया। ना ही यानी ये बात, यानी एटम का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप उसको देख नहीं सकते। और जब जिस चीज को देख नहीं सकते आप उसके बारे में फैसला कैसे कर रहे हैं। अब बड़े इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपको दूंगा बेटा, लॉजिकल बात है, समझने की कोशिश करना मेरी बातों को। बड़ी आसान आसान सी बातें मैं खुद आपसे करूंगा, है मुश्किल बातें आपसे मैं बड़े आसान अल्फाज में करूंगा। अब एक चीज को आप देख नहीं सकते, नील बॉहर ने भी नहीं देखा, सही है, नील बॉहर ने भी देखा। अब 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इन 3 सवाल के आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल, नील बॉहर को कैसे पता चला कि प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सही है। पहला सवाल, प्रोटॉन पे चार्ज होता है कैसा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव। तो अब मैंने पहला सवाल आपको दिया कि भाई एक चीज को जब आप देख नहीं सकते, उसका साइज इतना छोटा, ना आपने देखा ना मैंने देखा, वो सिर्फ ना नील बॉहर ने देखा, किसी ने भी नहीं देखा। अब आप फैसला कैसे करेंगे, फैसला आप कैसे करेंगे, अब वो फैसला मुझे आपको बताना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। सर आप लोगों ने देखा होगा सेंटर में, आपने पढ़ा होगा सर सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अराउंड जो चीज़ है वो मेरे पास वो कौन है, आप बोलेंगे सर इसके अराउंड होता है मेरे पास मौजूद इलेक्ट्रॉन, सही। अच्छा, प्रोटॉन न्यूक्लियस, जो सेंटर पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव। यानी न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब जरा मेरी बात का जवाब देना,
पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? आप बोलेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि यार नील बोहर का जो मॉडल था, सेंटर पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अराउंड मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा? अब ये दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई जब एक चीज को देखा नहीं तो आप कैसे इतनी सारी चीजों की बात कर रहे हैं? अब ये सवाल आपके जहन में आया क्या कि सर न्यूक्लियस सेंटर पे मौजूद, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स क्या होती है, ज्यादा। अब आप देखो एटम का साइज कितना छोटा है, कितना छोटा है ये बात आपको पता है। सर एटम का साइज इतना छोटा, जब इतना छोटा एटम का साइज है तो डिस्टेंस भी तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी बहुत कम होगा, ये बहुत करीब करीब एक दूसरे के होंगे। और जब सर डिस्टेंस कम हो, मैंने बनाया ना सर एरो बना के दिखाया, जब डिस्टेंस कम हो तो जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दूसरा सवाल ये, अब दूसरा सवाल आपके पास आ गया सर, दूसरा सवाल ये कि पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। मैंने लिखा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, ये दूसरा सवाल है। अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नील बोहर को पता कैसे चला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। दूसरा सवाल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता क्यों नहीं है, इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, ये दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल भी जरा सुनिएगा। आपने पढ़ा है ना सर, जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से आपके न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब एक चीज जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको ना मैंने देखा ना आपने देखा ना नील बोहर ने देखा, तो नील बोहर ने कैसे बता दिया कि यार इलेक्ट्रॉन मौजूद भी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव भी है और वो रिवॉल्व कर रहा है। वो सिर्फ यही बोल देता कि भाई नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, मौजूद होता है, हम मान लेते। इतनी लंबी लंबी उसने छोड़ दी कि यार इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है, और रिवॉल्व भी कैसे कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। अब सवाल तो सर वैलिड है, आपने सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे पता चला उसको पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब ये तीसरा सवाल आपकी खिदमत में आ गया। तीसरा सवाल क्या है, तो तीसरे सवाल के लिए मैंने पेन चेंज किया, मैंने तीसरा सवाल लिखा, सर नील बोहर को कैसे पता चला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये जो सारे सवाल मैंने आप लोगों से पूछे कि भाई नील बोहर को पता कैसे चला, प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, पहला सवाल था। फिर दूसरा सवाल था यार पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस जो नजर आ रहा है जैसे मैंने टिक किया, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल ये था कि नील बोहर को कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, और रिवॉल्व भी कैसे कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में। अब तो ये कुछ सवालात थे, ये सवालात मैंने आपसे पूछे, इन सवालात के मुझे जवाब चाहिए, तो मैं जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा जवाब क्या, जरा जवाब देखते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कि आपका इलेक्ट्रॉन सर रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, ये बात उसको कैसे पता चली। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, सर ये बात भी आपकी सही है। अब मैं आपको बेटा जवाब दूंगा, जरा देखिएगा, सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे। मेरी बातों को बड़े फोकस करके सुनना, आपको हर बात का मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। याद है बेटा आप लोगों ने बचपन में कभी पढ़ा होगा जे थॉमसन, सॉरी जे थॉमसन लिख दिया, रदरफोर्ड था, गलती हो गई मुझसे, जे थॉमसन उससे पहले था, मैंने लिखा। ओके, आप तमाम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था। बेटा आपका एक सवाल है कि न्यूक्लियस जो है न्यूट्रल क्यों नहीं होता, तो सवाल बेटा बड़ा सिंपल सा है कि न्यूक्लियस न्यूट्रल क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके मौजूद होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस पे भी चार्ज पॉजिटिव हो जाता है।
अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये था कि उसने फॉइल ली थी, इस फॉइल में से अल्फा रेज को पास कराया था। याद को अल्फा रेज, उसने जब अल्फा रेज को पास कराया था, कुछ रेज जो है बिल्कुल आपकी स्ट्रेट पास हो गई। ये एक्सपेरिमेंट आपको याद आएगा, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। कुछ रेज जो है टकरा के बाउंस बैक हो गई थी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। यस सर, ये हमने पढ़ा है। और कुछ रेज जो है वो लार्ज एंगल पे क्या कर गई थी, डिफ्लेक्ट कर गई थी, ये आप लोगों ने बात पढ़ी होगी। सही है। अब इसको जरा समराइज करते हैं। आपने पढ़ा था सर वो रेज, क्योंकि अल्फा रेज आपने यूज करी, अल्फा पार्टिकल बोल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं अल्फा पार्टिकल है या रेज है, तो मैंने अभी आपको बता दिया अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। सही। अब देखो आपकी कुछ रेज गई, टकराई, टकरा के वापसी आ गई। अब आपकी रेस गई, टकराई, टकरा के वापसी आ गई, जाहिर सी बात है ना, सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव था, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, धक्का दे सकता है, वापसी भेज सकता है। तो आपने ये समराइज किया कि यार आपका जो एटम है, इस एटम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मौजूद है, वो पॉजिटिव जो इसको रिपेल कर रहा है। तो अब उसके जहन में थोड़ी थोड़ी सी बातें आना शुरू, यार पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, अल्फा रेज पॉजिटिव थी, न्यूक्लियस भी, उसका नाम उसने न्यूक्लियस रख दिया, यानी वो चीज जिसकी मदद से वो टकरा के वापसी आया उसको उसने पॉजिटिव बोल दिया, जिसका आप नाम आप रखते हो ना, जिसका नाम आपने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस। यस सर, हमने पढ़ा है न्यूक्लियस। अच्छा, कुछ रेस जो है वो पास हो गई, यानी मेजॉरिटी रेस पास हो गई। तो रेस जहां से पास हो गई, इसका मतलब वो जगह खाली है, क्योंकि अल्फा रेस कहीं पे भी नहीं मुड़ रही, ना लेफ्ट मुड़ रही, ना राइट मुड़ रही, ना टकरा के वापसी आ रही। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रेस है वो स्ट्रेट पास हो गई, और स्ट्रेट पास होने का मतलब ये है कि वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। जबकि आपकी जो रेस है, किसी किसी पॉइंट पे वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। ये देखो आप, इस पॉइंट पे आपकी रेस डिफ्लेक्ट कर गई, इस पॉइंट पे आपकी रेस क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। तो जहां से डिफ्लेक्ट करी वहां पे आपने नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव का मतलब उस नेगेटिव का नाम आपने रख दिया कि सर वो नेगेटिव वाली जगह कौन हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई। तो अब पहले जो मॉडल पेश किया वो तो पहले जे थॉमसन का मॉडल आया था, फिर सेकंड नंबर पर मॉडल आया था मेरे पास कौन, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को मैंने देखा और इस बात को समझा कि यार न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव भी है, न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव भी है। पॉजिटिव को उसने न्यूक्लियस नाम रख दिया और नेगेटिव का क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया। तो ये तो मैंने आपसे छोटी सी एक बात करी, इस बात को मजीद एक्सप्लेन करूंगा और आपके वो जो 3 सवाल थे ना, उन 3 सवाल के आपको जवाब मिलेंगे। अब याद करो वो 3 सवाल थे, इन 3 सवाल के आपको जवाब देने हैं बेटा, याद करो। पहला सवाल का जवाब आपको थोड़ा बहुत मिला कि सर नील बोहर ने थ्योरी किसकी इस्तेमाल करी, रदरफोर्ड की थ्योरी इस्तेमाल करी। सही। नील बोहर ने रदरफोर्ड की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड की थ्योरी क्या थी कि पॉजिटिव मौजूद है, नेगेटिव मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन जो पॉजिटिव था उसका नाम उसने प्रोटॉन रख दिया, जो नेगेटिव था उसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। असल जो सवाल आते हैं वही दूसरा और तीसरा सवाल है। दूसरा और तीसरा सवाल क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा सवाल ये है कि यार पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे कर रहा है। अब असल सवाल के जवाब मुझे ये देने हैं। ये देखो सेंटर पे मौजूद है मेरे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, जबकि ये मौजूद है मेरे पास कौन, तो आप बोलेंगे सर ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, यानी न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचता रहेगा। अब एक मिसाल मैं आपको दूं, एक बॉक्स आपने रखा, इसका नाम रखा ए, आप खड़े हुए थे, आप इस बॉक्स को लेफ्ट साइड पे खींच रहे थे, लेफ्ट साइड पे खींच रहे थे लेकिन लेफ्ट पे मूव नहीं कर पा रहा। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कोई एक और शख्स है जो इसको पकड़ के कहाँ पे खींच रहा है, राइट पे। यानी अगर आप रेड वाले हैं और इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जितनी फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रही है उतनी ही फोर्स कहाँ पे लग रही है, राइट साइड पे। क्या ये बॉक्स मूव कर सकेगा, आप बोलेंगे सर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। मतलब जितनी फोर्स लेफ्ट साइड पे उतनी ही फोर्स राइट साइड पे। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो बड़ी आसान सी है कि अगर फोर्स को बैलेंस करना है तो जितनी लेफ्ट उतनी राइट, जितनी अप उतनी ही डाउन। अच्छा, अब मैं आपसे बेटा पूछूंगा, मेरी बात का जरा जवाब देना। उसूलन तो होना क्या चाहिए था, उसूलन ये होना चाहिए था जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसूलन यही होना चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट।
यानी अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है उस फोर्स का नाम मैंने रखा, मैंने बोला भाई ये जो फोर्स है ये फोर्स कहलाएगी मेरे पास कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा लेक्चर में बाद में आप लिखना, भी लिखने के साथ तो कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बातें समझनी है यहाँ पे। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब जाहिर सी बात है ना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास नहीं जा पा रहा, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसको रोक रही है। अब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था तो जाहिर सी बात है एक और फोर्स होनी चाहिए जो इसके अपोजिट होनी चाहिए, जो इसके अपवर्ड होनी चाहिए। और याद करो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, बचपन से मुराद मैट्रिक क्लास में, कि भाई कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसके पास एक फोर्स आती है, उस फोर्स को आप बोलते हैं कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। शायद बचपन में आपने ये बात सुनी हो। आप बोलेंगे हाँ सर, अरे सर हमने ये सुना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहीं से नील बॉहर को जवाब मिला, और ये जो जवाब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसी जवाब की बेस पे उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब वो जवाब है क्या भाई, उसूलन तो होना ये चाहिए था पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। यानी जितनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी खींचने में, उस फोर्स को बैलेंस कर रही थी, वो बैलेंस कौन सी फोर्स कर रही थी, तो आप बोलेंगे सर वो बैलेंस कर रही थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मुझे जरा सोच के जवाब दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आती है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आती है जब आपकी बॉडी कैसे मूव करती है, सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ से नील बॉहर को जवाब मिल गया, यहाँ से नील बॉहर को जवाब क्या मिला कि यार अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स है मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आएगी सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आएगी जब वो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में। तो अब आप ये बात का जवाब दे सकते हो, आपसे अगर कोई पूछेगा ना तो आप मेरे ख्याल में बड़े आराम से जवाब दे सकते हो। अब जरा सवाल देखो, आपसे अगर पूछे भाई पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, तो अब आप उसको जवाब दे सकते हैं कि यार पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस फोर्स को बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस किसकी मदद से किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर उस फोर्स को बैलेंस किया जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो अब आपको सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया और आपको थर्ड क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया। सेकंड क्वेश्चन का जवाब क्या मिला कि पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, तो आप बोलेंगे सर इसलिए नहीं करता क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये कुछ लॉजिकल बातें थी जो मैंने आप लोगों से करी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें क्लियर होंगी। इन कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब पेपर में जो सवाल आएगा जरा वो सवाल देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू करूँ बेटा आप लोगों से, ये रहा मेरे पास सवाल, स्टेट बॉहर्स पोस्टुलेट, बॉहर्स के पोस्टुलेट बताइए, बॉहर्स पोस्टुलेट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाइए फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद कीजिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में तो ये केमिस्ट्री की डेरिवेशन है। एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अच्छा ये सवाल कब कब पेपर में आया है, 2010 में आया, 10 के बाद 12 में, 12 के बाद 14 में, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद इंशाल्लाह ये सवाल आएगा 2021 में। यानी चैप्टर नंबर 18 का वाहिद एक लॉन्ग सवाल है जो पेपर में हर साल तकरीबन आता है। यानी अब आपको इस सवाल का लाजमी फर्रा बनाना है, माइक्रो करा के इस सवाल को रखना है, क्योंकि पेपर के लिए ये कन्फर्म एक सवाल है। सवाल है थोड़ा सा बड़ा, डेरिवेशन टाइप का सवाल है। पहले तो मैं इसके बेसिक से आपसे स्टार्ट करूंगा। इंट्रोडक्शन लिखते हैं नील बॉर का, ये नील बॉर थे कौन, नील बॉर का इंट्रोडक्शन मैंने लिखा इन 1913, 1913 में। आगे लिखा हुआ क्या, नील हेनरिक डेविड बॉर, इनका पूरा नाम है नील हेनरिक डेविड बॉर, अज्यूम हाइड्रोजन एज अ मॉडल एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ 3 पोस्टुलेट। और ये इनकी तस्वीर है। याद है बचपन में जब कभी भी किसी साइंटिस्ट वगैरह की तस्वीर बुक में बनी हुई आती थी तो अब आप इनके साथ खेल करते थे, आप इनकी इस तरीके से मूछें बनाते थे और आप इनकी इस तरीके से दाढ़ी बनाते थे। तो मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, आप बना नहीं सकते तो मैं बना के दिखा रहा हूँ। फिर आप इनके इस तरीके से बाल बनाते थे, या आपने बाल बना दिए मूछें, आप वैसे निशान लगा देते थे और यहाँ पे तिल बना देते थे। तो ये अब आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी और साइंटिस्ट बना के दिखा दिए ताकि आप लोग परेशान हो ना सर हम कर नहीं पा रहे कुछ। अब इसके पोस्टुलेट देखते हैं बेटा, पोस्टुलेट बड़े आसान है, आप लोगों को याद करने हो बड़े आसान आसान से। पहले पोस्टुलेट का नाम कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिट। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिट है क्या, पहला पॉइंट पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। पहले अल्फाज लिखे हुए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द
न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो गोल घूम रहा होता है इन अ सर्कुलर पाथ। आप बोलेंगे सर ये बात तो हमें पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यही बात तो नील बॉहर ने बताई कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस है सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ को आप क्या बोलते हो, ऑर्बिट बोलते हो। सर इतनी आसान बात, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है आगे, लिखा इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब्स नॉर रिलीज, यानी वो ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन जो है नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज करेगा, व्हेन इट रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। मतलब ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो ना ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इतना आसान से अल्फाज हैं, मेरे ख्याल में ये अल्फाज तो आपको क्लियर होंगे, इसमें कोई समझाने वाली कोई खास बात नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सेकंड पोस्टुलेट लिखा, जरा क्या लिखा पढ़िएगा, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर मोमेंटम तो आपको याद होगा, मोमेंटम कहलाता था मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब कितनी क्वांटिटी है, कोई बॉडी अगर मूव करती है तो उसमें मोमेंटम आता है, ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। जब भी लफ्ज आता है एंगुलर का, तो एंगुलर के लफ्ज का मतलब होता है सर्कुलर, मतलब आपकी बॉडी अगर कैसे मूव कर रही हो, सर्कुलर पाथ, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, याद है ना, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसका मोमेंटम मोमेंटम नहीं कहलाएगा, बल्कि उसका मोमेंटम क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। यानी उसके मोमेंटम को आप लिखोगे किससे, एंगुलर मोमेंटम से। ये इसके अल्फाज लिखे हुए। अच्छा, थोड़े से समझाने वाले अल्फाज आपको समझाऊं मैं आपको बेटा। एंगुलर मोमेंटम को आप लिखते हैं एल से, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द, अच्छा एंगुलर मोमेंटम को लिखा एल और एन लिख, अच्छा एंगुलर मोमेंटम को आपने लिखा एल से, इस इक्वल टू लगा हुआ है, इस इक्वल टू लगा दिया। ये लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है एन, मतलब कितने टाइम्स उससे मल्टीप्लाई करो, होता है ना, टू टाइम्स होता है तो 2x लिखते हो, 3 टाइम्स होता है तो 3x लिखते हो, 4 टाइम्स होता है तो क्या लिखते हो, 4x। तो कितने टाइम्स है, कितने मल्टीपल है, उस इंटीग्रल मल्टीपल को आप बोलते हो n। और आगे लिखा हुआ है कौन, एच कट। अब ये एच कट क्या होता है, क्या कहलाता है, तो रुकें जरा, सब्र कीजिए, सारी बातें आपको बताएंगे। पहले तो मैंने लिखा इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n, और आगे मैंने लिख दिया एच कट। नील बॉन्ड ने ये फॉर्मूला दिया एंगुलर मोमेंटम का। फॉर्मूला हमें हरगिज ड्राइव नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मेरे पास L इज इक्वल टू एन एच कट। L क्या है, तो आप बोलेंगे सर L है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, N क्या है, तो आप बोलेंगे सर N है हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल, और H कट क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये H कट आपने हमें नहीं बताया। बताता हूँ बेटा, 1 मिनट बाद। पहले तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, एल एन फॉर्मूला है, एल एन इज इक्वल टू एन एच कट। एन इसलिए लगा दिया यहाँ पे भी, हो सकता है पहला ऑर्बिट हो, तो पहला ऑर्बिट होगा तो L1 हो जाएगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के तो बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, तो मैंने इसलिए n लगा दिया। दूसरा होगा तो L2, तीसरा होगा तो L3, इसलिए मैंने इन सबके साथ क्या लगा दिया, n लगा दिया। अब बारी बारी करके बता रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या है बेटा। n तो नंबर कहलाते हैं, कि n नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर चलते रहेंगे। अब ये h का, h कौन है, तो आप लोगों ने बचपन में बेटा पढ़ा होगा, h कहलाता था, शायद आपको याद हो, h कहलाता था प्लैंक्स कांस्टेंट। h में वह कहलाता था कौन, प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक्स कांस्टेंट को, यानी जो h नजर आ रहा है, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 2 पाई से, प्लैंक्स कांस्टेंट को अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे, 2 पाई से। 2 पाई से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सर सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो डिवाइड करेंगे किससे, 2 पाई से। तो कभी भी प्लैंक्स कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, मैट्रिक फिजिक्स, 9 केमिस्ट्री, प्लैंक्स कांस्टेंट को जब भी आप डिवाइड करोगे 2 पाई से, तो वह एच एच नहीं रहेगा, बल्कि वो बन जाएगा एच कट। एच बनाओ और इस तरीके से कट लगा दो, तो ये कहलाता है एच कट। तो एच कट का फॉर्मूला क्या बना, आप बोलेंगे सर एच कट का फॉर्मूला बना एच अपॉन 2 पाई, ये रहा एच कट का फॉर्मूला हो गया एच अपॉन 2 पाई। बेटा याद है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंशियल -34, ये है मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। मैंने h की जगह h की वैल्यू रखी, 2 की जगह 2 रखा और पाई की जगह पाई रखा, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास इसका जवाब आ गया। जवाब क्या आया, 1.05 एक्सपोनेंशियल -5। तो ये कहलाता है मेरे पास इस h कट की वैल्यू। कैसे निकाली सर, h को डिवाइड करते हैं 2 पाई से, और h कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को अगर 2 पाई से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा, ये आंसर मेरे पास किसका कहला रहा है, ये आंसर कहला रहा है h कट का। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब सेकेंड प्रिंसिपल के बाद आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ज़रा अल्फाज एक छोटी सी डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। इस डायग्राम को ज़रा देखिएगा।
ओके, आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके यहाँ से जम करके ऊपर चला जाएगा। यानी अगर आपने इसको एनर्जी दी तो आपका इलेक्ट्रॉन जम करा और जम करके नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर और ऊपर वाले को बोलते हैं हायर। यानी आपका इलेक्ट्रॉन जम करके लोअर ऑर्बिट से कहाँ पे चला गया, हायर ऑर्बिट में, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। मैं आपसे अगर पूछूं बेटा कब जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो लोअर से हायर में जब जाएगा जब वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आप बोलेंगे सर बड़ी प्यारी बात है, बड़े आराम से समझ में आ गई। सर नीचे से ऊपर, लोअर से हायर कब जाएगा, जब जाएगा जब वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं अगर आपसे इसका अपोजिट पूछूं, बेटा वो हायर से लोअर कब आएगा, आप बोलेंगे सर अरे सर वो हायर से लोअर में जब आएगा जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे बल्कि वो एनर्जी क्या कर दे, रिलीज कर दे। यानी नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, आप बोलेंगे सर एनर्जी को वो करेगा एब्जॉर्ब, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या ये बात समझ में आती है कि सर अगर वो लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर से लोअर यानी नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इस बात को देख के, इस बात को समझ के आगे बढ़ते हैं और अपनी बात मैं आपको समझाऊंगा। अब जरा ये स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में तो ये लिखी भी है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी नीचे से ऊपर जाएगा जब वो फोटोन यानी एनर्जी, फोटोन का मतलब होता है एनर्जी, जब फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और फिर आगे लिखा हुआ है जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी हायर से लोअर आएगा जब वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये सिंपल सी बात है जो मैंने कहा, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। तो तीन तरह के प्रिंसिपल्स हो गए मेरे पास। पहला प्रिंसिपल हो गया मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड हो गया मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा हो गया मेरा प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। अच्छा, आप में से कुछ लोग के सवाल आ रहे हैं सर ये फोटोन क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा फोटोन एनर्जी पैकेट्स कहलाते हैं। फोटोन के बारे में थोड़ी सी डेप्थ में मैं आपसे बात करूंगा चैप्टर नंबर 17 में। थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि फोटोन है क्या। ये है मेरे पास फोटोन, और फोटोन का मतलब होता है एनर्जी पैकेट्स। पढ़ी ना आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 15 मैट्रिक ला। तो एनर्जी के पैकेट्स को आप क्या बोलते हो, फोटोन बोलते हो। ये है मेरे पास फोटोन की डेफिनेशन। फोटोन को और डेप्थ में पढ़ेंगे। आज जो मुझे लेक्चर की बात करनी थी वो आपको ये टॉपिक्स पढ़ाने थे, नील बोहर एटॉमिक मॉडल और इसके 3 प्रिंसिपल पढ़ाने थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे।